हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि कुंडली में 5 ऐसे ग्रह होते हैं जो कि अदृश्य होते हैं? वह गणना के अनुसार इनकी स्थिति निकाली जाती है कि ये ग्रह किस भाव में उपस्थित हैं। आज हम वही जानेंगे। इन ग्रहों को अप्रकाश ग्रह कहा जाता है। प्रकाश ग्रहों की स्थिति जानने के लिए आपके पास कुंडली होना चाहिए और कुंडली में स्पष्ट सूर्य कहाँ पर है वह आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि स्पष्ट सूर्य से इन प्रकाश ग्रहों की स्थिति कैसे निकालेंगे। जैसे आप जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, इन 5 अप्रकाश ग्रहों के नाम हैं धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु। इन सभी को निकालने के लिए स्पष्ट सूर्य का होना बहुत आवश्यक है। स्पष्ट सूर्य में 4 राशि, 13 अंश और 20 कला अगर हम जोड़ देते हैं तो धूम नामक अप्रकाश ग्रह होता है। जैसे तो 15 कला और 20 कला ये जोड़ेंगे तो होगा 35। 35 हो गया। अंश को जोड़ेंगे तो आएगा 24 और 9 और 4 जोड़ेंगे तो होगा एक राशि। 12 के बाद एक हो जाता है, यानी एक राशि 24 अंश 35 कला, अर्थात एक राशि पार करके इस घर में 24 अंश 35 कला पर धूम ग्रह है। इसी प्रकार से सभी के निकाल लेंगे। अब जैसे धूम है तो 12 राशि में से हम धूम ग्रह के स्पष्ट को माइनस करेंगे यानी घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा व्यतिपात। व्यतिपात में 6 राशि जोड़ेंगे तो निकलेगा परिवेश। परिवेश का 12 में से घटा देंगे परिवेश को तो वह होगा इंद्रचाप। और इंद्रचाप में 16 अंश और 40 कला जोड़ेंगे तो एक अप्रकाश ग्रह और बनेगा जिसका नाम होगा उपकेतु। यहाँ हम डिटेल में दे रहे हैं। जैसे कि आप सूर्य में, स्पष्ट सूर्य में आप जोड़ेंगे 4 राशि 13 अंश 20 कला तो एक राशि 24 अंश 35 कला पर हमारा धूम हो जाएगा। फिर 12 राशि में से धूम को हम घटा देंगे तो 10 राशि 5 अंश 25 कला यानी 11वीं राशि में हमारा आएगा व्यतिपात। यहाँ पर व्यतिपात आएगा। और परिवेश 5वीं राशि में आएगा, यहाँ पे आपका परिवेश आएगा। साथ उसके बाद इंद्रचाप हमारा 8वीं राशि में है तो यहाँ पर इंद्रचाप आएगा। उपकेतु हमारा 9वीं राशि में आएगा, यहाँ पे उपकेतु आएगा। सभी के स्पष्ट यहाँ दिए हुए हैं। उपकेतु का स्पष्ट, इंद्रचाप का स्पष्ट, परिवेश का स्पष्ट और व्यतिपात का स्पष्ट, धूम का स्पष्ट। यह हमने बहुत ही शॉर्ट में इसलिए समझा है क्योंकि अब हम इन सभी पांचों के फलादेश के बारे में जानेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पे उपस्थित होता है तो क्या फल मिलता है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने बहुत ही शॉर्ट में समझा दी। कोई शुद्ध गणित है, जिसको गणित आएगा उसे समझ में आ जाएगा। अब तो आज हम धूम ग्रह के फलादेश के बारे में बात करेंगे। बाकी के 4 हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे अगर समय मिला तो, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर पहले घर में धूम ग्रह आता है तो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का, निर्दयी, शूरवीर और साथ ही साथ निर्मल आंखों वाला होता है। अब यही धूम ग्रह अगर दूसरे घर में होता है तो क्या होता है? व्यक्ति रोगी होता है, राज्य पक्ष से चिंता करने वाला होता है और कहीं कहीं इनमें नपुंसकता के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। ये व्यक्ति धनी भी होता है। अगर धूम ग्रह तीसरे घर में आ जाए
तो यह घर पराक्रम का है, इसलिए व्यक्ति शूरवीर होता है, बुद्धिमान होता है और उदारता लिए हुए होता है, धनी भी यह व्यक्ति होता है। यहाँ पर धूम ग्रह उतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे धूम ग्रह होने से व्यक्ति स्त्री रहित हो जाता है, स्त्री का मिलना बहुत मुश्किल होता है और व्यक्ति सदैव चिंता में डूबा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे धूम ग्रह की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। पंचम स्थान में धूम ग्रह होने से यह जो घर है वह संतान का है, तो व्यक्ति कम संतान वाला, मित्र दोस्त इनके कम होते हैं और व्यक्ति धनहीन भी होता है, धन बहुत कम होता है व्यक्ति के पास। अगर छठे घर में आ जाए तो छठे घर की जो चीज़ें हैं क्या क्या है, शत्रु है, शत्रुओं का नाश करता है। शत्रु का नाश कौन करेगा, जो तेजस्वी होगा, तेजस्वी होता है, प्रसिद्धि पाने वाला होता है, यानी छठे घर में अच्छा होता है धूम। वहीं अगर सातवें घर में धूम आ जाए तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है, कामुक होता है, निर्धन भी होता है। अब आठवें में अगर धूम ग्रह आ जाए तो आठवें में अगर धूम ग्रह आ जाए तो व्यक्ति झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, संघर्ष करने वाला होता है, हमेशा सत्य के लिए संघर्ष करता है और व्यक्ति के पास पराक्रम नहीं होता है। आठवें में धूम ग्रह ठीक नहीं होता। नौवें घर में अगर धूम ग्रह आ जाए तो नौवें घर में क्या क्या है, धर्म है, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, दयालु हो जाता है, सौभाग्यशाली हो जाता है, तो यहाँ पर धूम ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। 10वें घर में अगर धूम ग्रह आ जाए, 10वें में व्यक्ति दयालु हो जाता है, सत्यवादी हो जाता है, सौभाग्यशाली भी होता है, इसलिए 10वें घर का धूम ग्रह अच्छा होता है। 11वें घर का धूम ग्रह कैसा होता है, अगर 11वें घर में धूम ग्रह आए तो व्यक्ति रूपवान होता है, कला का शौकीन होता है और क्या होता है, धनी होता है, धनाढ्य होता है। यहाँ पे तो बहुत अच्छा है धन के लिए, यहाँ पे व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है। फिर और अगर धूम ग्रह 12वें में आ जाए, आखिरी सबसे बेकार यही होता है, व्यक्ति व्यसनी हो जाता है, नशा करता है, परिस्त्रीगामी होता है, धूर्त होता है, दुष्ट स्वभाव का होता है, सारे चीज़ें इसमें होता है। अगर 12वें घर का धूम ग्रह बहुत बेकार है। तो यह था धूम ग्रह। अब अगला जो ग्रह है वह है व्यतिपात। व्यतिपात को हम भाग 2 में, इस वीडियो के भाग 2 में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना बड़ा बना पाना और आप लोग के लिए देख पाना और समझ पाना आसान नहीं होगा, इसलिए हम अगली वीडियो में व्यतिपात, उसके अगली में उसके आगे के ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार, धन्यवाद।